Hi, today is 19th of September 2020. This is Daily Quiz set number 39, 25 MCQs in 30 minutes. First section है Polity. Which of the following features, इनमें से कौन से features were not, नहीं थे, part of the Government of India Act of 1935. 1919 एक्ट आया था, फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था. इसमें से कौन से फीचर्स नहीं हैं GOI 1935 के. इसने प्रोवाइड किया था बाय कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस में. GOI 1935 बाय कैमरलिज्म मीन्स टू कैमरा, लोकसभा राज्यसभा टाइप, टू हाउसेस. इट प्रोवाइडेड बाय कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, राज्यों में. इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायआर्की इन द प्रोविंसेस. डायआर्की मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंसेस. पावर्स जो हैं सेंटर एंड प्रोविंसेस की तीन लिस्ट में डिवाइडेड थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर. सी, ये ऑब्वियसली ट्रू है. फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट यहाँ पे ऐसे लिस्ट में डिवीजन हुआ था. सो दिस इज ट्रू. ये फीचर था 1935 में. एडॉप्शन ऑफ डायआर्की इन द प्रोविंसेस. प्रोविंसेस ने नहीं, 1919 में प्रोविंसेस में डायआर्की आई थी, एब्सोलूट फेलियर, उसको हटाया गया था. सो दिस वॉज नॉट अ फीचर ऑफ 1935. एंड बाय कैमरलिज्म था कुछ स्टेट्स में जो ब्रिटिश थी, प्रोविंसेस में बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, टू ओनली, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, टू ओनली. दिस इज नॉट अ पार्ट. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस, इनमें कौन से रीजंस हैं फॉर द प्रेफरेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओवर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूएसए में प्रेसिडेंशियल होता है, इंडिया यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो हम इस डायरेक्शन में क्यों मूव ऑन हुआ, हम प्रेफर इसको क्यों किए? ताकि स्टेबल गवर्नमेंट आए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, सेपरेशन ऑफ पावर हो, मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल, एंड वाइडर रिप्रेजेंटेशन हो. सी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू पार्लियामेंट्री. सो वन कुड नॉट बी द आंसर. सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल में ज़्यादा होता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, सरकार बनाते हैं, वो आते कहाँ से? आते तो लोकसभा से ही है. तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ यहाँ पे. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया ताकि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने और वाइड रिप्रेजेंटेशन हो, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. वाइड रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, 2 and 4. This is true, this is true, this is not true, and this is also not true. Number 3, right to travel. आर्टिकल 19 में आपको मेंशन है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. राइट टू ट्रैवल अगर अब्रॉड की बात है, फॉरेन आपको जाना है, तो ये किस राइट में आएगा? राइट टू ट्रैवल अब्रॉड कम्स अंडर 15, 19, 21 और 22. अब्रॉड जाना आपका राइट टू लाइफ है. सो दिस वुड कम अंडर 21. इन जनरल बहुत सारे जो राइट्स होते हैं ना, तो आर्टिकल 21 का वाइडर रिप्रेजेंटेशन हुआ है राइट टू लाइफ का. तो इफ समटाइम्स इफ यू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट टू लाइफ 21 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आर्टिकल 21. नंबर 4, which of the following are not fundamental duties as given under Article 51A of the Indian Constitution. 51 में कुछ fundamental duties दिया है. Fundamental duty 51A, स्वर्ण सिंह कमेटी. इनमें से कौन सी fundamental duty नहीं है? To defend the country, country को defend करना है, taxes pay करने हैं, safeguard करना है public property को, और आपको अपना वोट भी कास्ट करना है. स्वर्ण सिंह कमेटी ने काफ़ी सारी ड्यूटीज़ बताई गई थी, बट उसमें से सारी ड्यूटी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की. पे टैक्सेस, कास्ट वोट, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ. डिफेंड द कंट्री, ऑफ कोर्स आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा. सेफगार्ड प्रॉपर्टी, दिस ऑल्सो यू वुड हैव टू डू, आप डैमेज नहीं कर सकते. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, 2 and 4. टैक्सेस देना और वोट डालना ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं लिखा गया है. सो 2 and 4 नॉट फंडामेंटल ड्यूटी. नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फंडामेंटल राइट्स होते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं. ये रिक्वायर करते हैं स्टेट को टू डू सर्टेन थिंग्स. स्टेट को बोलते हैं यू कैन डू दीज थिंग्स एंड ऑल, फंडामेंटल राइट्स.
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिक्वायर लेजिस्लेशन, कानून को, फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड दे आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। डीपीएसपी ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, इसके लिए एक सेपरेट लीगल लॉ लाना पड़ेगा। डीपीएसपी रिक्वायर लेजिस्लेशन, एक कानून बनाना पड़ेगा डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर द डीपीएसपी, यूजुअली एफआर होता है दैट इज ग्रेटर देन दिस डीपीएसपी। सो इनमें से करेक्ट क्या है? फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव नहीं होते हैं, डीपीएसपी पॉजिटिव होती है। फंडामेंटल राइट स्टेट्स को कुछ बोल नहीं रहे हैं करने के लिए, बल्कि स्टेट को स्टॉप कर रहे हैं टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट सिटीजन्स। सो दे आर नेगेटिव एंड अगेंस्ट, दे आर प्रो सिटीजन। डीपीएसपी जबकि होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेट को बोल रहा है यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। सो दिस इज 1। 2 इज ट्रू, डीपीएसपी ऑटोमेटिकली एनफोर्स नहीं होंगे, आपको एक लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज नहीं एंजॉय करेंगे, जब भी आर्टिकल 39B एंड 39C आ रहा है वो सुप्रीमेसी हो जाएगा दिस इक्वालिटी के ऊपर। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, 2 only. This is only true, this is not true, this is also not true. So these are 5 questions from polity. Let us move to history. पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में हम देखते हैं जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या फिर फॉरेन अफेयर्स है। ये सब क्या है? ये पोर्टफोलियो है। प्राइम मिनिस्टर अलोकेट करते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स को दीज पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो सिस्टम का ओरिजिन कब हुआ था, इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉरेंस, हार्डिंग, लिटन और कैनिंग। So this portfolio system was introduced in 1861. This is B. लॉर्ड हार्डिंग 1861 एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 स्वतंत्रता संग्राम को हमारा पहला अटेम्प्ट मानते हैं सिस्टमैटिकली जो हुआ था देश की आज़ादी का, 1857 रिवोल्ट। बट ये फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग सिपॉय। सिपॉय में जोश तो बहुत था बट इनके पास प्लानिंग नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था। दिस दे डिड नॉट हैव एनी स्ट्रैटेजी। ब्रिटिश आर्मी सुपीरियर थी ऑर्गेनाइजेशन में, एब्सोल्युटली ट्रू। ब्रिटिश आर्मी वेल डिसिप्लिन थी, वेल ट्रेन थी एंड सुपीरियर थी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। नाउ दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यूनिटी नहीं है, सारे सेक्शन सोसाइटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया रिवोल्ट में। ये भी तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज ऑल वर ट्रू, दीज ऑल वर रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। सो 1, 2, 3 इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नंबर 8, होम चार्जेस। ब्रिटिश होम चार्जेस लगाते थे इंडिया में ब्रिटिश रूल में। ब्रिटिश रूल कोलोनियल था और इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो इनकी होमलैंड बेनिफिट। इंडिया को सिस्टमैटिकली इकोनॉमिक ड्रेन किया, एक्सप्लॉइट किया। तो एक होम चार्जेस नाम की चीज़ थी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी में इसका एक्सप्लेनेशन है। पेंशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो पेंशन इनको देते थे ना वो इंडिया से लेके जाते थे होम चार्जेस के नाम पे। डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्राउन तो बाद में आएगा 1857 के बाद, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो डिविडेंड देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, वो इंडिया से होम चार्जेस के रूप में जाता था। एक्सपेंसेस ऑन द इंडियन ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट इन लंदन में इंडियन ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट था और उसका खर्चा भी इंडियंस यहाँ से होम चार्जेस के रूप में दे रहे हैं। ये तीनों एब्सोल्युटली ट्रू हैं। दिस इज़ वाई दादा भाई ने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली इंडियंस को ड्रेन कर दिया, इकोनॉमिकली सिचुएशन वर्जन हो गई हमारी। सो दिस इज 1, 2, 3, डी 1, 2, 3। हु अमंग द फॉलोइंग वर द स्वराजिस्ट? नंबर 9। दो थे अभी जब गांधी जी ने मूवमेंट पुल किया, 3 मूवमेंट है 1920, 1930s में, 1940s में। सो जब एनसीएम पुल आउट हुआ, स्टॉप हुआ, बिकॉज मास स्ट्रगल लॉन्ग टाइम तक करना डिफिकल्ट होता है। स्वराजिस्ट थे और एक थे नो चेंजर्स, और एक मतलब एंट्री थी काउंसिल में, एंट्री लेना है या नहीं लेना है, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। स्वराजिस्ट इनमें से कौन थे? स्वराजिस्ट वांटेड टू जॉइन दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, और वहां पे जाके स्टॉप करना था ब्रिटिशर्स को। दिस वाज देयर स्ट्रैटेजी। मोतीलाल नेहरू जी, ये जवाहरलाल नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ब्रदर, वल्लभ भाई पटेल, एम.ए. अंसारी एंड जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से स्वराजिस्ट कौन है? सो इनमें से स्वराजिस्ट है दिस ए, दैट इज दिस मोतीलाल नेहरू जी, देन सेकेंड इज विट्ठल भाई पटेल जी और सुभाष चंद्र बोस जी।
ये स्वराजस्त थे। स्वराजस्त थे मीन्स दे वांट टू एंटर दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड उसके अंदर जाके प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें। सो दिस इज ए 1, 2 एंड 5। नंबर 10, वंदे मातरम। वंदे मातरम इंडिपेंडेंस सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 14 अगस्त 1947 को संग हुआ था। वंदे मातरम किसने लिखा है? हमने पढ़ा था ना, दिस नेशनल एंथम बाय टैगोर साहब। वंदे मातरम इज रिटन बाय होम? वंदे मातरम इंडिपेंडेंस सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 14 अगस्त 1947 को संग बाय होम? कृपलानी जी, सहगल जी, उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली। सो द राइट आंसर हियर इज दिस सुचेता कृपलानी। इनको नाइटेंगल भी कहा जाता था, मेलोडियस वॉइस। दिस इज ए। नाउ दिस इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का नंबर 11 है। ज्योग्राफी नंबर 11 है विद रेस्पेक्ट टू इग्नियस रॉक। रॉक साइकिल होती है, इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। 3 रॉक साइकिल है और ये ऐसे चेंज होते रहते हैं। इग्नियस रॉक मतलब लावा मैग्मा जो बाहर आया है, इससे ये इग्नियस रॉक्स बनेगी। इग्नियस रॉक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्रिस्टलाइन होती है, फॉसिल्स होते हैं और ये रेजिस्टेंट भी होती है, हार्ड होती है इन नेचर, सॉफ्ट नहीं होती है। सो इनमें से ट्रू क्या है? सी। फॉसिल्स होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सॉइल काफ़ी पहले आई, उसमें कुछ लाइफ बींग हुए, फिर वो बरिड हो गया, फिर वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गया। इग्नियस रॉक्स आ रही है स्ट्रेट फ्रेश आ रही है फ्रॉम दिस लावा मैग्मा, तो यहाँ फॉसिल कभी नहीं होंगे। सो 2 इज रॉन्ग। 2 इज रॉन्ग मतलब द राइट आंसर इज दिस 1 एंड 3। 1 एंड 3 बी इज द राइट ऑप्शन। क्रिस्टलाइन होगा और रेजिस्टेंट भी होगा, हार्ड रॉक होती है क्रिस्टलाइन, दिस इग्नियस रॉक्स। नंबर 12, ये रीजन हम अक्सर न्यूज़ में पढ़ते हैं, तराई रीजन है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस तराई रीजन? विद रिस्पेक्ट टू फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। इंडिया में ये नॉर्दर्न प्लेन है, इसमें तराई क्या होता है? तराई बेल्ट बोलते हैं ना, तराई बेल्ट। ये कोर्स पेबल बेल्ट है अलोंग द फुटहिल ऑफ द शिवालिक। शिवालिक के फुटहिल में, फुट मतलब नीचे, हिल, फुटहिल में दिस कोर्स पेबल बेल्ट है। मार्शी ट्रैक्ट है, पानी वाला मार्शी ट्रैक्ट है साउथ ऑफ भाबर रीजन नॉर्दर्न प्लेन में। ओल्ड अलुवियम बेल्ट है भांगड़ रीजन में इन नॉर्दर्न प्लेन, या फिर ये न्यू अलुवियम है बेल्ट नॉर्थ ऑफ भागड़ रीजन इन नॉर्दर्न प्लेन। सो यू हैव टू टेल व्हाट इज दिस तराई रीजन। तराई, तराई मतलब तराई समथिंग रिलेटेड टू पानी। मार्शी ट्रैक्ट है साउथ ऑफ भाबर रीजन में, खादर भांगड़ भाबर, भाबर रीजन। मार्शी ट्रैक्ट है पानी, तराई वाला ट्रैक्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन में। यहाँ पे दिस मलेरिया के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे काफ़ी रिच है। बी, राइट आंसर इज हियर बी। दिस इज अबाउट फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? दिस प्लेट्स हैं, बीच में कहीं पे फॉल्ट आ गया, कुछ गैप आ गया, समथिंग लाइक दैट। किस फॉल्ट ने सेपरेट किया है छोटा नागपुर प्लेटू को और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन्स को? आपको पता है ये डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू ये पूरा एक्सटेंडेड है। इसका स्लोप इस साइड है, दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं वो ऐसे फ्लो होती है। ये इस डायरेक्शन में जाना था बट हुबली यहाँ साइड में साउथ हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे एक फॉल्ट आ जाता है, फिर ये मेघालय प्लेटू और ये सारी चीज़ें आ जाती है। सो दिस फॉल्ट इज कॉल्ड मालदा फॉल्ट, बिकॉज वाटर फ्लो फ्रॉम दिस हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। फॉल्ट है, गैप है, डिप्रेशन आ जाता है, तो इस डायरेक्शन में ये रिवर्स बेंड हो जाती है। सो दिस इज मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट के कारण ही जो मेघालय प्लेटू एंड ऑल है वो डिटैच लगता है छोटा नागपुर दिस डेक्कन से, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। सो दिस इज बी, मालदा फॉल्ट। अल्बीडो, व्हाट डू यू मीन बाय अल्बीडो? अल्बीडो रिफर्स टू द ओवरऑल रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्शन कितना दे रहा है, कितना आया सनलाइट, एब्जॉर्ब कितना हुआ और रिफ्लेक्ट कितना हुआ ऑब्जेक्ट और सरफेस से। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर अल्बीडो। हाईएस्ट अल्बीडो, लोवेस्ट अल्बीडो, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लाउड, स्नो, फॉरेस्ट, चारकोल, डेजर्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा अल्बीडो होता है स्नो का, दिस इज ट्रू। स्नो सबसे ज़्यादा अल्बीडो रखेगा, और जो चारकोल है ये कंप्लीटली ब्लैक है, तो इसका अल्बीडो सबसे कम होगा। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। फर्स्ट होगा स्नो, ओके, स्नो 2, देन इसके बाद क्लाउड्स। सी शेड कम हो रहा है, अब थोड़ा डार्क हो रहे हैं, क्लाउड्स आ गए। क्लाउड्स के बाद होगा देन डेजर्ट, डेजर्ट सैंड आ गया, देन इसके बाद फॉरेस्ट, थोड़ा और डार्कनेस आ गया, चारकोल इज कंप्लीट डार्क। सो दिस इज स्नो वाइट टू दिस। सो कलर ऐसे होता है अल्बीडो अकॉर्डिंगली। दैट इज़ वाई विंटर्स में हम दिस डार्क कलर्ड क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, समर में हम वाइट क्लोथ्स प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस अल्बीडो। सी।
21534. Question number 15. With reference to structure of the atmosphere, consider the following statement. Atmosphere क्या है? This is Earth. ये Earth का surface है. Surface के ऊपर ये एक layer है atmosphere की. This is called atmosphere. Structure of the atmosphere कैसा है? ये सिमिलर नहीं है, इसमें layers बनी हुई है बहुत सारी. जैसे Earth के inside layer है, core, mantle, crust, ऐसे ही यहाँ पे भी layer है. Air temperature increase होता है with height in the mesosphere. Troposphere, mesosphere ऐसे हैं. तो स्ट्रेटोस्फेयर. सो एयर टेम्परेचर इंक्रीज होगा हाइट इन द मीजोस्फेयर में, टेम्परेचर बढ़ेगा. रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ इन द मीजोस्फेयर. रेडियो वेव्स लॉन्ग टर्म, दिस वेवलेंथ, ये रिफ्लेक्टेड बैक होती है मीजोस्फेयर से. इसमें से करेक्ट क्या है? सी, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. तो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, नीदर वन नॉर टू. लुक इट हियर. ये अर्थ है, सरफेस है. सरफेस के ऊपर ये ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर ये थर्मोस्फेयर. सरफेस से जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, एक पॉज आता है, फिर टेम्परेचर राइज होने लग जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन भी आ जाती है यहाँ पे. देन दिस इज मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर में टेम्परेचर ऐसे फॉल हो रहा है, देन पॉज, देन फिर थर्मोस्फेयर में ये टेम्परेचर हाई होने लग गया. सो यहाँ फर्स्ट में क्या लिखा था? एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट इन द मीजोस्फेयर. सो दिस इज मीजोस्फेयर. एयर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद हाइट इन मीजोस्फेयर, नॉट इंक्रीजिंग. स्ट्रेटोस्फेयर होता तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, ट्रोपो में डिक्रीज हुआ था, देन फिर आउटर स्पेस हो जाता है. सो दिस इज द टेम्परेचर. रेडियो वेव्स होती है वो जनरली ये सारी लेयर्स होती है, आयोनोस्फेयर एंड ऑल होता है. यहाँ से रेडियो वेव्स वापस ऐसे नीचे वापस सेंड बैक हो जाती है. दिस इज रेडियो. So this is not in mesosphere. So the right option is this D, neither one nor two. Let us come to economics now. Economics में फर्स्ट सवाल है 16. अगर किसी पर्सन ने अपना जॉब क्विट किया, इफ अ पर्सन क्विट्स हिज जॉब क्विट किया टू लुक फॉर अ बेटर जॉब, उसको बेटर जॉब करना है, स्विच करना है. कॉर्पोरेट्स में इट इज़ वेरी कॉमन. देन व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डज ही शी फेस? तो ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज दिस? इज दिस अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, हिडन या फ्रिक्शनल? डिस्गाइज्ड मोस्टली होता है एग्रीकल्चर में. स्ट्रक्चरल की बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. हिडन एंड दिस फ्रिक्शनल. दिस इज अ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शन क्या होता है? फॉर टाइम बिंग होता है. तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है जो टेम्पररी बेसिस में अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है व्हेन इज ट्राइंग टू गेट सम बेटर जॉब. सो दिस इज डी. नंबर 17, पोवर्टी. पोवर्टी का आइडेंटिफिकेशन करना इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर इकोनॉमिस्ट. बिकॉज अगर आप पोवर्टी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, एक स्केल नहीं बनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी नहीं होगा, तो आप उनको टारगेट करके बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे? पोवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय, एस्टिमेशन लिखा है यहाँ पे, एस्टिमेशन. नीति आयोग, NSSO, रंगराजन कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, नीति आयोग. नीति आयोग ये पोवर्टी एस्टिमेशन का अभी एक्सरसाइज कैरिड आउट कर रहा है. तो दिस इज ए. देन नंबर 18. नंबर 18 है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन, कीमतों में बढ़ोतरी. दो रीजन हो सकते हैं, या तो कॉस्ट पुश हो रहा है या डिमांड पुल हो रहा है. पुश मतलब नीचे से धक्का, कॉस्ट ऊपर जा रही है, डिमांड आ रही है तो वो इन्फ्लेशन को ऊपर पुल कर रही है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वेजेस. लोगों की सैलरी बढ़ गई, ज़्यादा पैसे मिलने लग गए, ज़्यादा खर्चा करेंगे. रॉ मटेरियल वाइल डिमांड फॉर द अफेक्टेड प्रोडक्ट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. प्रोडक्ट उतना ही है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आने लग गए तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी. दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कैन इरोड अ कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर. आपके पास 100 रुपये थे, आप उससे इतना सारा सामान खरीदते थे, इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब ये सामान कम हो जाएगा बिकॉज 100 रुपये तो कांस्टेंट है, बट इनमें इन्फ्लेशन आ गया है फूड का, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया है. तो इससे आपकी परचेजिंग पावर इरोड हो गई. अब आप पहले जितने सामान नहीं खरीद पाओगे. तो इन्फ्लेशन कैन इरोड अ कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर, एब्सोल्युटली ट्रू. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू मेनी रुपीज चेंजिंग टू फ्यू गुड्स. कोविड-19 में सरकार ने एक थ्योरी दिया कि इन्फ्लेशन तो अभी हेल्दी है, मतलब इकोनॉमी इज डूइंग वेल, बट दैट इन्फ्लेशन जो है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कॉस्ट पुश, दैट इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड बॉटलनेक्स हो गए, चीज़ें मिल नहीं रही है, शॉर्टेज हो रही है,
इसीलिए जो है चीज़ें लिमिटेड उसकी प्राइस बढ़ गई. टू मैनी रुपीज चेंजिंग टू फ्यू गुड्स, तो दैट इज दिस डिमांड पुल इन्फ्लेशन. These all three statements are true, so the right option is this D. Number 19. Which of the following measures will help India obtain full benefit of demographic dividend? हमारी जो population है, demographic dividend, young population है, working age population है, इसका अगर full potential achieve करना है तो we need to channelize their energy and provide them workable होना चाहिए, employable skills उनको provide कराना है, तभी वो demographic dividend achieve होगा, otherwise it's a complete wastage. हाउ वी कैन डू दैट? प्रमोट करें स्किल डेवलपमेंट, प्राइवेटाइज करें हायर एजुकेशन, प्रमोट करें एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. स्किल डेवलपमेंट होगा. अगेन आई फॉरगॉट टू दिस. लेट्स अज्यूम यू हैवंट सीन दिस. प्रमोट करें स्किल डेवलपमेंट. यस, स्किल डेवलपमेंट है, इससे क्या होगा? फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड में हेल्प होगा. प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन. प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन. गर्ल चाइल्ड को अगर अपन एजुकेशन प्रमोट करेंगे तो इससे क्या होगा? ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, 1 and 3. नंबर 20. जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड ये क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो इशूड होते हैं डिस्काउंट में टू इट्स फेस वैल्यू बट पेज नो इंटरेस्ट रेट. मतलब कि 100 रुपये का बॉन्ड है, उसको आप 75 रुपये में सेल कर दो और बोलो 3 साल बाद आप ये 100 रुपये में इसको ले लेना, तो दैट इज दिस डिस्काउंट बॉन्ड्स. बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट इट्स फेस वैल्यू बट पेज इंटरेस्ट. फेस वैल्यू पर है, 100 रुपये पे है, पर वो इंटरेस्ट भी देगा. बॉन्ड दैट्स आर नॉट बैक्ड अप बाय कोलेट्रल और सिक्योरिटी. बॉन्ड्स यूजुअली बैक्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं. तो ये क्या ये है? बॉन्ड्स दैट इल्ड जीरो इंटरेस्ट इफ द इशूइंग कंपनी एंटिटी बिकम्स बैंकरप्ट. अगर बैंकरप्ट हो गया जिसने आपको इशू किया है तो वो इल्ड जीरो हो जाएगी. ये बोगस है. दिस इज इररेलेवेंट. दिस इज ऑल्सो इररेलेवेंट. ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये इशू होते हैं डिस्काउंट में. जैसे 100 रुपये का है, 75 में आपको खरीदने मिल गया, जब ये मैच्योर होगा तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे. सो दिस इज डिस्काउंट बॉन्ड, जैसे कि ट्रेजरी बिल, टी बिल्स होते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. नंबर 21. IMPS. आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उसके लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम सर्विसेज होती है बैंक्स में ट्रांजैक्शन के लिए. नेफ्ट होता है, IMPS होता है, एट्सेट्रा. ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI करती है, या फिर RBI करती है. जितने भी इंडिया में पेमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी पेमेंट रिलेटेड चीज़ें जो अभी न्यूज़ में चल रही हैं, वो सब काम है दिस NPCI का. ये बनाया ही इसीलिए गया है कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टू डू सच टाइप ऑफ जॉब्स. रुपे, भीम, UPI, दिस बिल पेमेंट सर्विसेज, ये सारा IMPS का काम है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी. इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स. डेट मतलब उधार, स्टैटिस्टिक्स ये रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा कि किस कंट्री के पास कितना रिपोर्ट में दिस डेट है? WTO, वर्ल्ड बैंक, WEF, IMF. WTO का ऐसा कोई काम नहीं है, ये ट्रेड रिलेटेड काम होगा. डेट से इसका लिटिल रेलेवेंस नहीं है. इकोनॉमिक फोरम, IMF भी मोस्टली रिफॉर्म्स जैसी चीज़ें करता है. आउटलुक दिस डेट स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर नहीं करेगा. WEF भी नहीं है. द राइट आंसर इज दिस बी. बैंक ही तो देखते हैं कि डेट कितना है किसका, तो दिस इज अबाउट वर्ल्ड बैंक. दिस इज बी. नंबर 23. बोल्ड QIT अभी न्यूज़ में था. बोल्ड QIT ऑफन सीन इन न्यूज़. विच इज इट मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू? ये सबसे ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड किससे है? बोल्ड QIT क्या रडार बेस्ड अर्ली वार्निंग टेक्नोलॉजी है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए यूज़ है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल है, या फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है? दिस बोल्ड QIT है दिस बी, दैट इज दिस बॉर्डर मैनेजमेंट. बोल्ड QIT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक. जो हमारे बॉर्डर एरिया है उसमें हम इंटीग्रेटेड दिस सर्वेलेंस मैनेजमेंट, बोल्ड QIT, बॉर्डर मैनेजमेंट. बिकॉज चाइना एंड ऑल अग्रेसिव बिहेवियर, वी नीड टू पेट्रोल एंड गार्ड अवर बॉर्डर्स बेटर. सो दिस इज बी. ये एक और टर्म अभी काफ़ी न्यूज़ में है, क्ले मिट्टी, ट्रॉनिक्स, क्ले ट्रॉनिक्स. इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है. इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वांटम कंप्यूटिंग, प्रोग्रामेबल मैटर, सॉइल टेस्टिंग, रोबोट टू स्कूप मैटर फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडी. सॉइल, क्ले, scoop matter from celestial body. So you have to tell the correct option. C.
क्ले मतलब होता है लाइक मिट्टी है, मिट्टी को जैसे यंग बच्चे होते हैं, मिट्टी होते हैं, नया नया तैयारी है, उनको जैसे सिखाओ वो वैसे सीख जाते हैं, अच्छे से सारी बात भी मानते हैं, उनको ट्रेन करना ईजी होता है बिकॉज दे आर क्ले, शेप आप इजीली कर सकते हो। क्लेट्रॉनिक्स, क्लेट्रॉनिक्स मतलब प्रोग्रामेबल मैटर, उनको आप जो चाहे शेप में ढाल सकते हो। सो दैट इज दिस प्रोग्रामेबल मैटर। बी, प्रोग्रामेबल मैटर, क्लेट्रॉनिक्स, दिस इज अबाउट प्रोग्रामेबल मैटर। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। दिस यू कैन प्रोग्राम इट द वे यू वांट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव बीन अकॉर्डेड महारत्न स्टेटस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? ये कैटेगरी दिया है महारत्न, नवरत्न, इस टाइप से। तो महारत्न क्या है? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इज इट ट्रू? बीएसएनएल क्या महारत्न है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन क्या महारत्न है? आपको करेक्ट कोड्स बताने हैं। तो सी, यहाँ पे ये जो 1 and 3 है, दीज आर महारत्न। महारत्न इनकी कैटेगरीज होती है, महारत्न को ज़्यादा फ्रीडम है, दिस कितना इनका टर्नओवर है एट्सेट्रा। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड महारत्न है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन महारत्न है, बीएसएनएल एज ऑफ जनवरी ये नहीं है, इट इज़ नवरत्न। सो 1 and 3, 1 and 3 महारत्न है। ये लिस्ट है। भेल है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया है, गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दीज ऑल आर महारत्न। So the right option is this B, 1 and 3. So this is 25th. Know the concept of Maharatna, Navratna, Maharatna. Then this is Claytronics. This is bold QIT, International Debt Statistics by World Bank. Immediate Payment Services, this National Payment Corporation of India. Zero Coupon Bonds. This is about demographic dividend, cost push and demand pull, inflation, poverty estimation. This is about frictional unemployment. And ये था atmosphere structure. Then this is about albedo, white, and Chota Nagpur, Malda fault. Tarai area, Tarai belt. Igneous rock and characteristics. Independence session, 14th August 1947, Vande Mataram. Then this is Swarajist, home charges during British rule, 1857 revolt, portfolio system. Fundamental rights and DPSP differences, Article 51A, that is this, defend the country and safeguard public property, right to travel 21, this is presidential form of government, and ये है 1935 Government of India Act. So this is 19th of September 2020, set 39, 25 MCQs in 30 minutes. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.